नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री का विदेश दौरा और विवाद दोनों साथ साथ ही चलते रहते हैं। अब प्रधानमंत्री के 30वें दौरे की ही बात करें तो दौरे के शुरू होने से पहले ही विरोध भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर विदेश दौरे पर हैं। इस दौरे में जहां एक तरफ देश की उन्नति के लिए एक के बाद एक अहम फैसले लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हर बार की तरह मोदी के विदेश दौरे पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। देखिए मोदी के इस दौरे पर हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर हों और उस पर राजनीति ना हो, क्या ये मुमकिन है? इस बार पीएम मोदी अपने 30वें विदेशी दौरे में ब्रिटेन के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरे की शुरुआत में ही पीएम ने 6 अहम करार किए। इन करारों में वोडाफोन के साथ 1.98 अरब डॉलर के समझौते के अलावा लाइट सोर्स, सोलर वोल्टिक एनर्जी जनरेटर, इंटेलिजेंट एनर्जी, क्लीन एनर्जी और किंग कॉलेज हॉस्पिटल जैसे अहम समझौते शामिल हैं। पीएम मोदी के दौरे के पहले दिन ही ब्रिटेन के पीएम ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने की बात की है। साथ ही उन्होंने भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाने में मदद करने का इजहार किया है। इसके साथ ही दोनों पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर भी बातचीत की और आतंकवाद के खिलाफ साथ लड़ने का प्रण भी किया। और पीएम मोदी ने असहिष्णुता का अपने कठोर शब्दों में विरोध किया और असहिष्णुता को ना बर्दाश्त करने की बात भी कही। जिसके बाद पीएम ने महारानी के साथ शाही लंच का लुत्फ भी उठाया और भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी किया। वहीं इन सब के बीच पीएम मोदी के दौरे पर राजनीति भी जारी है। ब्रिटेन दौरे से पहले ही पीएम मोदी का विरोध ब्रिटेन में किया गया। भारतीयों की आवाज नेटवर्क नाम के एक संगठन ने ब्रिटेन की संसद भवन पर प्रोजेक्टर के जरिए एक तस्वीर प्रोजेक्ट की, जिस पर मोदी के हाथ में तलवार है और वास्तविक बना है। आवाज नाम के इस संगठन ने उसी दिन पीएम के दौरे के खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना भी बना रखी है। इस बीच कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि हम मोदी के दावे को पूरी तरह से नकारते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उनके सत्ता में आने के बाद से ही देश की विश्वसनीयता बहाल हुई है। मोदी के दावों से लगता है कि भारत की पहले कोई विश्वसनीयता नहीं थी। मई 2014 में मोदी के सत्ता में आने से पहले देश का कोई सम्मान नहीं था। इस बात को हर देश में जाकर कहकर वो देश को शर्मसार कर रहे हैं। भारत का पहले भी सम्मान था, भारत की विश्वसनीयता थी और सरकार की नीतियों की वजह से पहले भी भारत एफडीआई के लिहाज से सर्वाधिक पसंदीदा देश था। आज भारत में डर का माहौल बना हुआ है और इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। मोदी एक ऐसी सरकार का संचालन कर रहे हैं जो मनमाने ढंग से कामकाज कर रही है। वहीं आजम खान ने पीएम मोदी के इस दौरे पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों लंदन गए हुए हैं। हम तो समझते हैं कि वो वहां से टीपू सुल्तान की उस अंगूठी को लेकर आएंगे जिस पर राम लिखा है। वो इस अंगूठी को बीजेपी आरएसएस के नेताओं को दिखाएंगे। साथ ही हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी वहां से कोहिनूर भी लेकर आएंगे। कोहिनूर तो ब्रिटेन की मल्लिका की ताज में लगा है। पीएम मोदी तो मल्लिका के साथ शाही भोज में भी शामिल हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जरा भी स्वाभिमानी हैं तो कोहिनूर लेकर जरूर आएंगे। अब देखना ये होगा कि इन विवादों के बाद भी पीएम मोदी अपने इस दौरे को किस प्रकार सफल बनाते हैं। चैनल 1 न्यूज के लिए रणधीर कुमार की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर हैं, उसके बाद वो टर्की भी जाएंगे। लेकिन 3 दिनों का जो ये दौरा है, इसको लेकर के विवाद भी चल रहा है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो निशाना भी साध रही हैं। लेकिन इन सब चीजों से बेखबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे हैं। डेविड कैमरन के साथ उन्होंने साझा बयान जारी किया और क्वीन एलिजाबेथ के साथ उन्होंने डिनर पर शिरकत करी, यानी कि उन्होंने भोज किया, साथ में बैठ करके खाना खाया। बहुत सारी चीजें हैं और प्रधानमंत्री ने बहुत सारे करार भी किए हैं वहां। और कुल मिलाकर के जब से
ये सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, 18 महीने का कार्यकाल कमोबेश रहा है, जिसमें 30वां विदेश दौरा है और कमोबेश 27 देशों का दौरा किया है, जिसमें कई देश ऐसे हैं जहां 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। विपक्षियों का यह आरोप है कि प्रधानमंत्री को देश के अंदर वक्त देना चाहिए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सपना संजोए विदेशों का दौरा कर रहे हैं ताकि भारत की जो आर्थिक प्रगति है वो आगे जाए, ऊंचाई को छुए और भारत विकसित देश हो। लेकिन कई सारे पेच भी हैं। इन्हीं पेच के संदर्भ को हम मरकज में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान हैं उनका हम तारुफ कराते चलें साथ में, और जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं दयाराम त्यागी का, जो कांग्रेस के नेता हैं। दयाराम त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश नेगी, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप दुबे, बीजेपी के नेता हैं, संदीप दुबे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इमरान खान, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इमरान खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और चलते हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 18 महीनों में, तकरीबन 18 महीना ही माना जाए, 30 विदेशी दौरा कर चुके हैं। भारत को अब तक क्या मिला? जी प्रोफेसर ललन प्रसाद, भारत ने अब तक क्या हासिल किया? एक तो पहले मैं आर्थिक विश्लेषण करना चाहूँगा जी। अभी 2 महीने पहले फाइनेंशियल टाइम्स लंदन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जी। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत दुनिया का FDI का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन हो गया है जी। जो विदेशी निवेश आता है, और उसमें भारत ने चीन और अमेरिका को भी पीछे कर दिया है। मतलब यह है कि जो निवेश अब इस समय हमारे देश में सारी दुनिया से आ रहा है, टोटल अगर हम मिलाकर देखें तो इतना बड़ा निवेश इस समय और किसी देश में नहीं जा रहा। ये मैं समझता हूँ कि जो 18 महीने की सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी की है, क्योंकि देखिए हमें अगर आर्थिक प्रगति करनी है तो पूंजी की आवश्यकता है। बगैर पूंजी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरी चीज़ जो हमें बहुत आवश्यक है वो है टेक्नोलॉजी। पूंजी और टेक्नोलॉजी ही आज की अर्थव्यवस्था की जड़ है या नींव है, और इनमें तो कम से कम मोदी जी सफल हुए हैं। और इसका परिणाम भी आप देखिए कि भारत 7वीं आर्थिक शक्ति बन गया है। और अभी जो रिपोर्ट, अभी एक मिनट, अभी जो रिपोर्टें दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी से सारी आई हैं बिजनेस करने के लिए, डूइंग बिजनेस में 12 पैदान 18 महीनों में इन्होंने क्रॉस कर दिया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं तो हमारे यहाँ विदेश से लोग पूंजी लगाने में डरते थे, नहीं आना चाहते थे। वो स्थिति धीरे धीरे काफ़ी बदल गई है। अच्छा, बाकी इंग्लैंड और भारत के संबंध कुछ विशेष रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और देखिए ब्रिटेन की बहुत बड़ी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं, और उनका कोई $85 बिलियन का स्टेक है इंडिया में। तो ऐसे में ब्रिटेन को भी हमें, हमारी ज़रूरत है और हमें ब्रिटेन की ज़रूरत है। तो आर्थिक दृष्टि से तो मैं कहूँगा कि ये जो अभी दौरा हो रहा है ये हमारे लिए बहुत लाभप्रद होगा। और अभी आपने सुना कि क्या क्या कौन कौन से एरियाज में अभी जो समझौते हुए हैं, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। बाकी दूसरी बात, पॉलिटिकल स्तर पर जो अभी बात चल रही, जैसे आनंद शर्मा ने कहा या और कुछ लोगों ने कहा है, इसमें कुछ सच्चाई भी है, इन द सेंस कि थोड़ा सा माहौल इस देश में थोड़ा इन दिनों ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपस में वैमनस्य बढ़ा है और कुछ संशय एक दूसरे कम्युनिटी के बीच में बढ़ी है, दूरियां बढ़ी हैं। और मेरा ख्याल है इसके लिए जितना कारगर कदम उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया गया, क्योंकि बयानबाजी इस तरह से वो दोनों साइड से होती रही। और फिर कम से कम मोदी जी तो अब चूँकि इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं तो अपने आदमियों पर तो इनको कंट्रोल रखना ही चाहिए, क्योंकि माहौल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने लोगों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप दूसरों कर सकेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। जगदीश नेगी, क्या वाकई 2 चीजें निकल करके सामने आई कि हिंदुस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, यानी कि विकास की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है प्रोफेसर ललन प्रसाद के मुताबिक। हालांकि दूसरी बात जो उन्होंने कही है शायद उससे आप इत्तेफाक ही रखेंगे, लेकिन पहली बात जो कही है क्या उससे भी आप इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा है कि देश में जो आर्थिक माहौल पहले भी था, लेकिन जो 1-2 घोटाले संयुक्त जो है संपर्क सरकार के बीच में हुए, उसके अविश्वास का एक दौर चला था। और विश्वास स्तर पर मैं मानता हूं इस बात को कि अविश्वसनीयता पैदा हो गई और लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट में कतरा रहे थे। सवाल यहाँ पर है कि अभी इन्वेस्टमेंट लगभग सभी जगह से मोदी जी जा रहे हैं, साइन करवा रहे हैं। अभी 9 लाख बिलियन पाउंड का मेरे ख्याल यहाँ यूके में हुआ है, सिग्नेचर हो गए हैं।
लेकिन सवाल हमें वहां दूसरी तरफ भी देखना होगा। जो असहिष्णुता की बात तो ये अलग बात है, मैं उसको भी दरकिनार कर देता हूं, लेकिन जो कुछ हम लोगों को प्रोत्साहित करके यहाँ लाना चाह रहे हैं, क्या हम उसके लिए जमीन तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल सेक्टर में या बिजली के डिपार्टमेंट में या आपके जमीन के मामले में आप तैयार हैं? क्योंकि कंपनियां, चाइना ने जितने का घोषणा की अभी तक कुछ धरातल पे कुछ नहीं हो पा रहा है। 22 बिलियन जापान ने जो कहा अभी धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ना आप उनको जमीन के उपलब्धता है, ना वो बिजली के उतनी जो है उपलब्धता है। जब तक आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करके देंगे तो वो दिक्कत क्या हो जाएगी कि बाद में वो चीजें अभी जो एग्री होती है वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो रिवॉक नहीं कर सकते। मतलब जमीन पहले तैयार करनी पड़ेगी। बिल्कुल, साथ साथ हमें उन सुविधाओं को देखना होगा कि जो सुविधाएं एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए आवश्यक हैं। आप वन विंडो की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वन विंडो तब होगी जब आप धरातल पर कोई चीजों को स्थापित करने के लिए उन पूरा स्ट्रक्चर को पहले डेवलप करें। माहौल क्रिएट करना होगा, माहौल बनाना पड़ेगा, वो जरूरी है। जी बिल्कुल। संदीप दुबे, क्या वाकई माहौल ऐसा है जो विदेशी निवेश यहां बड़े आसानी से हो सके, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आए और इन्वेस्ट कर लें? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये है कि हमें नकारात्मक सोच से बचना पड़ेगा कि जब हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो चीजें फिर बन नहीं पाती। लेकिन सच्चाई से भी आंख नहीं मोड़ना पड़ेगा ना। जी देखिए, आज पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज की तरह है, और 1991 के बाद हम जो भी विश्व के पटल पे जितने भी राष्ट्र हैं उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा हो गया कि वो बेहतर करें, और उस प्रतिस्पर्धा के दौर में आज भारत को मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है और वो बेहतर करने की कोशिश हो रही है भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तो राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम मान के, और अगर जो यात्राएं भी हो रही हैं तो हम सब लोग टिक्का टिप्पणी इसलिए करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि भारत संघीय ढांचा का समूह है और यहाँ राज्य सरकारें होती हैं जो देश के अंदर विकास के लिए काम करती हैं। हम प्रधानमंत्री इसलिए चुनते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे देश को रिप्रेजेंट करे वर्ल्ड विलेज में, और वो काम बखूबी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। रही बात, दूसरी बात हो रही है, बार बार जब हम बातें करते हैं तो इसका राजनीतिक पक्ष जरूर जानना चाहिए। हम राजनीतिक पक्ष में देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है हमारी देश में लंबे समय तक राज करने का अनुभव रहा, तो आप याद करिए, और आप लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि जब भी एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट बनी दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में, और पूरे देश को चलाने की बागडोर, तो बार बार कांग्रेस की तरफ से एक ही कोशिश होती है कि वो किसी तरह उस सरकार को अस्थिर करे, उसका दुष्प्रचार करे और ये सिद्ध कर दे कि मैं ही सिर्फ अच्छी सरकार इस देश को दे सकता हूं, मेरे अलावा इस देश में दूसरी पार्टी की सरकार न बनाने और न चलाने की काबिलियत है। तो इस तरह की बातें करके मैं मानता हूं कि ये नकारात्मकवाद की राजनीति है। इससे ऊपर उठ के मिलजुल के भारत निर्माण में हमें काम करना। संदीप दुबे, जो चीजें धरातल पे नजर आ रही, खुद प्रोफेसर ललन प्रसाद ने भी कहा, जगदीश नेगी ने भी कहा कि कुछ हालात ऐसे हुए जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए आप कांग्रेस को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? मैं बताऊं, जो हालात हुए, भारत में कानून है, कानून का राज है। ऐसा तो है नहीं कि राह चलते आलू भेड़ बकरी की तरह लोगों को मार दिया जाता है। और जो घटनाएं भी हुई वो भारत देश के अंदर, यूपी राज्य में जहां के माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उनके यहाँ हुआ। उनके लॉ ऑर्डर पे सवाल न उठा के, सुनिए, मैंने उनके लॉ, यही तो चीजें उठाई जा रही है, जो उनके लॉ ऑर्डर पे सवाल उठा के और एक प्रधानमंत्री को घेरना, ये कहां तक जायज है? रही बात दूसरे, इसके दूसरे पक्ष में, लेकिन संदीप दुबे, आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन एक प्रधानमंत्री विदेश में जाएं तो वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और वो वहां जाकर के कहें कि देश की गरिमा अब बढ़ी है। अब बढ़ी है का मतलब, इसी पर कांग्रेस को एतराज भी है कि पहले देश की गरिमा नहीं बढ़ी थी, देश की गरिमा नीचे थी। कांग्रेस इसको गलत अर्थों में लेके जा रही है। कांग्रेस कभी भी, आपको याद होगा जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, नवाज शरीफ ने एक टिप्पणी करी थी, और उस टिप्पणी के खिलाफ मोदी जी पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो बोल रहा था कि हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में दूसरे देश के किसी व्यक्ति से हम गैर जिम्मेदाराना बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कांग्रेस देश के अंदर और देश के बाहर एक संचालित तरीके से हर चीजों को लग के, क्योंकि उसे लगता है कि वो सत्ता के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मोदी जी का रहना जरूरी है, और इस तरह घृणित काम कर रही है। और गलत अफवाह फैलाई जा रही है उनके वाद को, मेरा ये सवाल ही नहीं था। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, विदेश में जाने के बाद वो कहते हैं कि देश की गरिमा बढ़ी है या हमारे देश में ऐसे घोटाले हुए हैं, तो क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि विदेश में जाकर के देश की बातें इस तरह से करें? क्या बात कर रहे हैं साहब? वही प्रधानमंत्री जी अगर बोलते हैं, मैं फिर कहा 1990 ब्रांडिंग का दौर है, आप अपनी कंट्रीज की चीजों को कैसे ब्रांड करते हो, वहां लोगों के, जो देश के बाहर लोग हैं उनमें कैसे विश्वास जगाते हो। जब तक विश्वास की अलग उन लोगों में, उन इन्वेस्टर में या भारत के बाहर रह रहे भारतीयों में नहीं जगेगा कि ये हमारा मुल्क जो है बिल्कुल आपके लिए
अच्छा है, आप आइए हमारे यहां और काम करिए, मेक इन इंडिया में काम करिए, तब तक उस विश्वास के आधार पे आप तरक्की कैसे करेंगे? तो लोगों में विश्वास भरना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी एक भारत के प्रधानमंत्री की है। जी, विश्वास भरना जिम्मेदारी है, लेकिन विश्वास बनाए रखना भी जिम्मेदारी है। जी दयाराम त्यागी, क्या कहेंगे आप? काम करने दें, थोड़ा सा अभी वक्त दें। अभी 18 महीने ही हुए हैं और प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं विदेशों में जाकर के, कुछ काम तो ऐसे जरूर हैं जिससे आप इनकार भी नहीं कर सकते, तो क्यों बीच में उंगलियां कर देते हैं? देखिए भाई साहब, आप थोड़ा टाइम मुझे भी देंगे? हाँ बिल्कुल टाइम देंगे। आप ये देखिए भाई साहब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी तक जो उन्होंने एक नींव रखी, राजीव गांधी जी टेक्नोलॉजी के रूप में जो क्रांति लेकर के आए, और उसके बाद अगर आप मेरी बात को अगर आप मानते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूं, तो जिस टाइम में नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, ये जितनी भी उदारीकरण का दौर वहां से शुरुआत हुई, और बिना किसी शोर शराबे के उसके बाद में अटल जी की भी सरकार आई और अभी मोदी जी की, उसके बीच में और भी सरकार आई। मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है कि अभी आप ये देखोगे कि हम अपने देश के अंदर जो कमियां हैं जिसको हम बाहर एक्सेप्ट करते हैं, अभी आपने जो कल मोदी जी का भाषण था, आपने उसके अंदर देखा होगा, एक जो इनकी 20 आदमियों की जो एक कमेटी है, जो मेंबर है उसके अंदर, उन्होंने इस चीज के ऊपर सफाई मांगी, असहनशीलता के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं। नहीं तो वो मीडिया वालों ने सवाल किया, नहीं वो मीडिया वालों ने जो भी सवाल किया, उन्होंने भी सवाल किया इस चीज का। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये जो बार बार कहना, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जितने विदेशी दौरे पे गए, वहां जाकर के अपने देश के घोटाले की बात करते हैं, अपने देश की आलोचना करते हैं, तो इससे एक क्या मैसेज जाता है? आपने पीछे देखा होगा, घोटाले तो हुए थे ना, उसी की तो बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हमारा देश है, हमारी पार्लियामेंट है, हम अपनी पार्लियामेंट को सुचारू रूप से ना चला करके आप वहां जाकर के, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा। और जो हमारे लल्लन सर ने कहा, जो FDI की बात करी, लल्लन जी को शायद ध्यान नहीं होगा, ये कांग्रेस के टाइम की उपलब्धि है। ये जो FDI लाई थी वो कांग्रेस लेकर के आई थी, और प्रधानमंत्री लेकिन प्रोफेसर ललन का ये कहना है कि विश्वास बढ़ा है। मैं उसी बात को मैं आ रहा हूं कि मैंने जो पंडित जवाहरलाल जी का जो उदाहरण दिया था और आज तक का जो उदाहरण दिया है, ये कहना कि सब कुछ 1.5 साल के अंदर हो रहा है, इससे क्या मैसेज जाता है कि अच्छा मेरी बात सुनो, अविश्वास वाली बात कौन पैदा कर रहा है देश के अंदर? अभी जो ये बिहार चुनाव भी हुआ और आपने जितने भी ये हादसे हुए हैं, क्या एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने उसकी आलोचना करी, उसका खेद प्रकट करा? क्या ये उपलब्धि क्या ये उपलब्धि नहीं है कि प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों को संबोधित किया, और पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जो ब्रिटिश संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री? ये उपलब्धि नहीं है साहब? आप मुझे एक बात ये जवाब दे दीजिए, ये सम्मान किसने दिया? जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज अभी हैं, वो एक ये दम भरते हैं कि 125 करोड़ ने मुझे ये दावत, मतलब ये रुतबा दिया है। मेरी बात सुन लीजिए ना आप, उसी को मतलब ये जो यहाँ इतने हमारे हो रहे, बाहर जाकर के वो तो कहते हैं जो सम्मान दिया है, ऐसे तो अमेरिका ने वीजा भी नहीं दिया था CM होते हुए। ये जो आज ताकत के रूप में जा रहे हैं, 125 करोड़ की जो जनता है, उन्होंने ये ताकत दी है, और उसमें अमेरिका ने विदेश में जाकर के भगवान कांग्रेस के लोगों को उसी 18 महीने में जो अभी आप कह रहे थे, ये कहने की विदेश में जाकर के कि आज सम्मान बढ़ा है, बुराई ढूंढना है, वो बुराई ढूंढ भी नहीं पाएंगे, तब भी बुराई आज से पहले अटल जी की सरकार भी थी और दूसरे भी प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के भी रहे, बिना कांग्रेस के भी रहे, क्या किसी ने सम्मान बढ़ाने की कोशिश नहीं करी? एक नरेंद्र मोदी जी ही सम्मान बढ़ा रहे 1.5 साल के अंदर। चलिए ठीक है, 68 साल का हमारा इतिहास है, आपके पास ये तो ये समझते हैं कि जो भी कुछ कर रहे हैं 18 महीने के अंदर कर रहे हैं। चलिए ठीक, आएंगे ललन प्रसाद आपके पास भी आएंगे। इमरान खान चूंकि सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए उनको भी पता है कि क्या कुछ हो रहा है। इमरान खान, क्या वाकई धरातल पर कुछ होता दिखाई दे रहा है या जस का तस है? धरातल पर कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, ऐसा ही है, बल्कि जो कांग्रेस के टाइम में जो चीजें प्रोग्रेस कर रही थी वो भी अब आगे बढ़ी हुई हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है। अगर बात करें हम विदेश दौरों की, तो जितने दौरे पीछे हुए हैं उसमें अगर मोदी जी की एक्टिविटी देखी जाए, उनकी शोमैनशिप देखी जाए, तो एक उनका चेहरे का भाव जो था वो बिल्कुल अलग था।
लेकिन अगर इस दौरे की बात करें तो इनके चेहरे के भाव से और इनकी बातों से ऐसा लगा कि जैसे बीजेपी पार्टी की कमर जो है वो टूट गई हो बिहार इलेक्शन के बाद। दूसरा ये कहना चाहता हूं कि जितने भी दौरे हुए हैं अभी तक, उनमें लोगों का जो वो दिखाई दिया है उत्साह, वो बहुत ज्यादा था, लेकिन इस बार उत्साह जितना था उससे कहीं ज्यादा विरोध था। मतलब आपके कहने का है कि कांग्रेस की जो सरकार थी और बीजेपी की जो सरकार है, दोनों बराबर एक जैसी, दोनों एक जैसी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं ज्यादा है। किस लिहाज से? देश के माहौल को खराब करने के लिहाज से, देश को अपमानित करने के लिहाज से। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में जाकर अपने देश की सम्मान की बात करें, अपने देश की विश्वसनीयता की बात करें, तो उससे पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब वो वहां जाकर सरकार जब घोटाला हुआ, वो भी तो हुआ था ना। जब वो वहां जाकर विपक्ष की बुराइयां करते हैं, जब वो वहां जाकर ये बात कहते हैं कि पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या कर्म किए थे, क्या काम किए थे कि भारत जैसे देश में पैदा होना पड़ा, जब ये वक्तव्य उनके आते हैं तो देश को शर्मसार होना पड़ता है। क्या वजह है आखिरकार कि ब्रिटेन के अंदर ये मुद्दा उठा, दादरी का मुद्दा उठा, देश की असहिष्णुता का मुद्दा उठा, ये आखिर क्यों उठा? इस पर भी तो बहस होनी चाहिए थी ना। इस बात को अगर वो जहन में रखते तो उन्हें ये दौरे, ये जो विदेश दौरा था, ये उन्हें रद्द करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। आते हैं ललन प्रसाद, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ललन प्रसाद। जहां तक दादरी की केस है और इस तरह के जो वायलेंस हुए हैं, ये ठीक बात है, बहुत डिप्लोरेबल नहीं होना चाहिए जी, लेकिन भारत को सिर्फ इसके लिए बदनाम करना, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत छोटी सोच है जी। अमेरिका में आपने देखा कि नीग्रोस को सरेआम चर्च में, जी बिल्कुल, अमेरिका के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आज भी इस तरह का माहौल बना हुआ है, यूरोप के देशों में, लेकिन उसकी चर्चा हिंदुस्तान में नहीं होती। बना हुआ है। जब बराक ओबामा और दूसरे लोग जब हिंदुस्तान में आते हैं तो उसकी चर्चा हिंदुस्तान में नहीं होती। सीरिया में हजारों आदमी रोज मारे जा रहे, लाखों सैकड़ों लोग रोज मारे जा रहे हैं। डेमोक्रेसी सीरिया में मारे जाते हैं तो हिंदुस्तान में भी मारे गए। आप ये कहना चाहूंगी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीरिया में अगर मारे जाते हैं तो क्या हिंदुस्तान में नहीं? मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहता हूँ एक केस को लेकर अब सारे हिंदुस्तान को, सारी दुनिया में बदनाम करें। एक केस नहीं होना चाहिए। साहित्यकार, पत्रकार, अवार्ड को वापस, इन्होंने जो तमाम बुद्धिजीवियों ने अपने पुरस्कारों को वापस करने का उन्होंने देश के माहौल को बिगाड़ा है। आप भूल रहे हैं, नहीं गलत बात नहीं करिए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए आप जो आप मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अखिलेश सरकार से एक बात देखिए, बाहर जाकर मैं बताता हूँ, विदेशी जवाब तो तब दिया जाएगा भाजपा के नेता वहां जाकर वक्तव्य मैं आप उस चीज के ऋणी नहीं है। मैं 68 साल जितने सालों में मैं 68 साल की बात आपको बताता हूँ। वैसा मुझे अब मैं 68 साल की बात पर भी आ रहा हूँ। आप लोग सुन तो लीजिए, व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाओ ना। एक बात चलिए थोड़ी विदेशी में रहे, इंडिया आ जाएंगे बाद में आएंगे। अभी ब्रिटेन का दौरा, ब्रिटेन का दौरा। आप मेरे को जवाब दे दे कि 18 साल सरकार को बने हुए हो गए, 18 महीने आपको तो 18 साल की बात कर रहे हैं। अगर किसी ने घोटाला किया है तो सरकार चूंकि हमें ब्रेक पर भी जाना है, हमारे पास वक्त कम है, हमें ब्रेक पर भी जाना है। इंडिकेशन आ रहा है ब्रेक के लिए, इंडिकेशन ब्रेक के लिए मित्र जान जाए जी बोलने अगर नहीं दोगे तो बैठेगा। आप समय को बर्बाद कर रहे बताना चाहते हो कि सही हम सही मुद्दे पे बात करें, जनता को धोखा दो, जनता से झूठ बोलो, ईमानदार बनो, ये सारी नीति आदर्श सब जनता देख रही है, चलिए हमें मजबूरन ब्रेक पर जाना पड़ेगा, हमें ब्रेक के लिए इंडिकेशन आ रहा है, ब्रेक पर जाना पड़ेगा। इमरान खान, हमें ब्रेक पर जाना पड़ेगा। ब्रेक पर से जब वापस आते हैं ललन प्रसाद, आप ही को वक्त दिया जाएगा, क्योंकि आप बोल रहे थे और थोड़ा सा शोरगुल हो गया जिसकी वजह से आपकी आवाज दब गई। लेकिन ब्रेक के बाद जैसे लौटते हैं हम ललन प्रसाद के पास चलेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
वायलेंस के लाखों केसेस यहाँ पर भी हुए हैं। आपके 65 साल में कितने केसेस हुए हम गिनाऊं आपको? मैं सारी बात आप ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे पर 3 दिवसीय यह दौरा है, उसके बाद टर्की जाएंगे और ब्रिटेन में बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। विपक्षी पार्टियां यह बता रही हैं कि प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो देश की गरिमा के बारे में जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे नुकसान होता है। तो दूसरी तरफ जो सत्ताधारी दल है उनका यह कहना है कि वाकई जब से ये एनडीए सरकार केंद्र में बनी है देश की गरिमा बढ़ी है और विकास की गाड़ी भी आगे बढ़ी है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि धरातल पर आखिर क्या कुछ दिखाई दे रहा है। ब्रेक से पहले हम इसी चर्चे पे थे और इसी को आगे बढ़ाते हैं। चूंकि ब्रेक से पहले जब थे तो प्रोफेसर ललन प्रसाद कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन शोरगुल की वजह से वो बात दब गई थी। फिर से रुख करते हैं ललन प्रसाद की तरफ। जी देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा था, जो हमारी अर्थनीति है जी उसका परिणाम तो अच्छा होता है और जो हमारी विकास दर है इस वक्त दुनिया में फास्टेस्ट है, सबसे तेज है जी। और इस बात को वर्ल्ड बैंक मानती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मानती है, दुनिया के सारे देश मानते हैं। तो इस बात को हम चर्चा में जो मैंने कहा कि जिस तरह से हमने प्रगति की है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारा कुछ मोदी ने किया। देखिए, इस देश में कांग्रेस ने 65 साल शासन किया है जी और बहुत सारी नीतियां जो कांग्रेस की थी पहले अच्छी नीति थी वो भी आगे चल रही हैं जी। और मोदी ने कुछ नीतियां अपनी भी बनाई है, जैसे मेक इन इंडिया का था, डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है,
बहुत बड़ी योजनाएं हैं और अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो ये 4-5 साल के अंदर देश का नक्शा बदल सकता है। एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि देश में जिस तरह की योजनाएं चाहिए और मोदी ने उस तरह की कई योजनाएं बनाई हैं। कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। कांग्रेस की जो मनरेगा की स्कीम थी वो बहुत अच्छी स्कीम थी, गरीबों को मदद करने के लिए जो उन्होंने जो स्कीम चलाई, और इस तरह की स्कीम की वजह से ही कांग्रेस 60-65 साल चल पाई। बाकी है कि कांग्रेस ने ब्लंडर भी किए हैं बहुत सारे। अब मैं आप त्यागी जी को बताऊं, अगर वो चाहते हैं कोई बातें तो देखिए 1991 में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन कर दिया दुनिया के सामने और दुनिया के आगे भारत की अर्थव्यवस्था को खोल दिया। शुरुआत करी, लेकिन इसके पहले वर्षों तक ये बात चलती रही और इकोनॉमिक्स भी ये बात करते रहे भाई आप अपने देश में विदेशी पूंजी लाओ, अच्छे इंडस्ट्रीज खड़े करो, रोजगार पैदा करो। लेकिन हमारे नेता कांग्रेस के उन्होंने ऐसी पॉलिसी रखी कि विदेश से पैसा आता ही नहीं था। चाइना ने 1960 में ही खोल दिया था अपने आप को, एक कम्युनिस्ट कंट्री था, और उन्होंने इतनी विदेशी पूंजी इकट्ठा की और इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की पॉलिसीज अच्छी भी थी और कुछ गलतियां भी उन्होंने की। और देखिए जो जाते जाते कांग्रेस ने इतनी बड़ी गलती, इतने बड़े बड़े घोटाले कर दिए, उसका परिणाम क्या हुआ। चलिए, लेकिन किसी एक गवर्नमेंट को मैं ना को मोदी को तारीफ करना चाहता हूँ ना कांग्रेस की बुराई करना चाहता हूँ। मैं तो एक परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ कि कैसे चीजें बढ़ी और उसका देश को क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान। लालन प्रसाद एक सवाल जोड़ता चलूं, इसका भी जवाब चाहूंगा आपसे कि जो आर्थिक प्रगति या आर्थिक विकास दर की बातें हो रही हैं, क्या वाकई अगर इंडिया के अंदर झांक करके देखने की कोशिश की जाए तो उसका असर दिखाई दे रहा है या असर आना बाकी है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए धरातल पर अभी चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें सरकार ने गलती भी की है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, हमारे बीजेपी के भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जनता को जिन चीजों की आवश्यकता है, जैसे खाद्य पदार्थ हैं, दालें हैं, और जो आज आप देख रहे हैं दूध है, मक्खन है, या अंडे हैं, या मीट है, या कुछ है जो जनता खाती है, ये पदार्थ तो पहले आपको कम से कम कीमत पर पूरी जनता को अवेलेबल कराने चाहिए। आप दुनिया का चाहे जितनी बड़ी इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं, सब कुछ कर दें, अगर जनता भूखी हो और उनके अंदर असंतोष हो तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं समझता हूं कि बीजेपी सरकार की एक बहुत बड़ी गलती है जो खाद्य पदार्थों की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल जगदीश, ये धरातल पर जो बात है आपने जो कही बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस तरह की जो गलतियां इन्होंने की है उसकी वजह से तो मोदी की भी सरकार अनपॉपुलर हो रही है। हालांकि विदेशी फ्रंट पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, विदेश नीति में भी और इन्वेस्टमेंट लाने में भी, और देश को आगे बढ़ाने में काफी इन्होंने काम किया है। उसकी तारीफ करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इस पार्टी के हैं उस पार्टी के, लेकिन जहां गलतियां की हैं उनकी पार्टी को मानना भी चाहिए। उपलब्धियां वहां उपलब्धियां भी, जहां गलतियां की हैं वहां गलतियां भी हैं, जाहिर सी बात है। जगदीश नेगी, दो चीजें फिर निकल करके सामने आई। एक तो यह है कि विदेशों में जाकर के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे ऐसे काम किए या ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से जो आर्थिक विकास दर की प्रगति की बात की जाए तो वो बढ़ी है, आगे जाती दिखाई दे रही है। और विदेशों में आपने देखा है कि जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं मोदी मोदी की आवाजें बुलंद होती हैं, लेकिन अगर फिर देश के अंदर झांक के देखने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों में का विश्वास थोड़ा सा डगमगाया है, और जिसका परिणाम थोड़ा सा अगर जोड़ लें बिहार की तरफ रुख करके, हालांकि ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन चूंकि अभी रिजल्ट अभी आए हैं तो अगर कहा जाए तो सही भी होगा। तो एक तरफ विदेश एक तरफ देश, ये बैलेंस क्यों नहीं बन पा रहा है जगदीश नेगी? नहीं, बेसिक चीजें आप देखेंगे, आप इंडस्ट्री की कल की रिपोर्ट देखेंगे तो पिछले तिमाही में इंडस्ट्री डाउन गई है। अच्छा, उसका परसेंटेज नीचे चला गया, ग्रोथ रेट कम हो गया। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि हमें देखिए, एक आर्किटेक्ट होता है ना, उससे हम मकान बनवाते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट पूछता है कि आपको कितने बेडरूम चाहिए, क्या साइज चाहिए, बाथरूम चाहिए। इस देश की जनता का रिक्वायरमेंट जरूरी है कि है क्या, प्राथमिकता किन चीजों की है। हमने किसानों के भले की बात की थी, मोदी जी ने कहा था कि 50% प्रॉफिट देंगे, उनका जो भी लागत आएगी। 50 रुपए बढ़ा दिए गए, गेहूं पे 50 बढ़ा दिए, खाली गेहूं धान पे। क्या यही उसकी लागत आती है और उसका जो है वो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है? उससे क्या हो, किसान हट रहा है, दाल का उत्पादन कम हो रहा है, गन्ने का उत्पादन अगले साल कम होगा, और धीरे धीरे इससे क्या होगा कि हम एक ऐसे जाल में फंस रहे हैं। जगदीश ने क्या ये सच नहीं है कि मौसम ने भी साथ नहीं दिया? ये सवाल वो नहीं है ना, हमें जब मौसम ने साथ दिया तो किसान को तो डबल मार होगी ना। किसान को तो और बेनिफिट देना चाहिए था, जब उसको मौसम ने भी मारा है और सरकार तरफ से उसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया।
तो हमें खाली हम विदेश पर ही डिपेंड नहीं है ना, पहले हम 75% जहां की कृषि पर निर्भर बुनियाद मजबूत करने की बुनियाद पर हमें वहां काम होना चाहिए था। विदेशी निवेश की जहां तक बात है, विदेशी निवेश के साथ साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस तरह का हमें बिल्कुल वो डील नहीं चाहिए जैसा कि चाइना के साथ है, इम्बैलेंस है बिल्कुल, व्यापार घाटा। आज दिवाली का कल निपटी है आपकी, पूरे देश के अंदर आप पूरी लड़ियां देख लीजिए, टोटल चाइना मेड है। देश का बिजनेसमैन ठप हो चुका है, देश की छोटी छोटी इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, उसमें हमें ध्यान नहीं देना होगा। हम छोटी छोटी चीजों के लिए अगर इंपोर्ट खोल रहे हैं और हमारा बैलेंस जो है हजारों लाख करोड़ में जो है डिसबैलेंस हो जाएगा, तो हम किस लिए? मेक इन इंडिया का मतलब मेक इंडिया फॉर इंपोर्ट अगर हम करेंगे तो हमें फायदा होगा। वो इंडस्ट्री तमाम, देखिए हिंदुस्तान तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है, और वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ कंज्यूमर उनके पास बैठे हुए हैं, उन्हें अपना बिजनेस करना है, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आर्थिक लाभ हमारा कितना होगा, उससे हमें बेनिफिट क्या होगा, क्या हम उन चीजों को कर पाएंगे कि जो हम यहां से एक्सपोर्ट कर पाए, देश को और इनकम हो पाए, आर्थिक बैलेंस बराबर हो पाए, उन चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ साथ देश के आम आदमी, जैसे ललन प्रसाद जी ने कहा कि आम आदमी सबसे पहले अपने पेट की बात सोचता है कि मुझे वो चीजें उपलब्ध है कि नहीं है, दाल रोटी मुझे सीधी सीधी मिलेगी कि नहीं, और वो उस जनता को, जो 80% जनता है, उसके बारे में सोचना जरूरी है। और अगर उसे नहीं सोचेंगे, मोदी जी कितने बड़ा विकास करते हैं, लोग नेगेटिव सोचेंगे, जैसे हमारे भाई ने कहा, नेगेटिविटी नहीं होती, हमें पॉजिटिव, हम तो कह रहे हैं जब प्रधानमंत्री बाहर गया हो उनकी आलोचना कभी नहीं होनी चाहिए। मेरी तो सोच सीधी सीधी है, क्यों? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 125 करोड़ लोग जो है उन लोगों को जब रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां हम आलोचना ना करें, लेकिन हमारी मजबूरी है कि प्रधानमंत्री देश के अंदर जब कुछ बोलते नहीं है। अब सूचना पर वहां पर 200 पत्रकारों, वो लेखकों ने वहां एक जो है कैमरन को वो पकड़ा दिया लेटर कि साहब इस जो हमारे अभिव्यक्ति की जो है इंटॉलरेंस जो है इंडिया के अंदर है, वो असहिष्णुता की बात उस पर सोचे। प्रधानमंत्री को वहां बयान देना पड़ा, जी बिल्कुल, इसी सवाल को इंडिया में नहीं बोले। जी, संदीप दुबे से इसी सवाल को करना चाहेंगे हम भी कि संदीप दुबे, प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, ब्रिटेन में जाकर के असहिष्णुता की बात पर जवाब देते हैं और सवाल का जवाब देते हैं, और देश में खामोश रहते हैं, और देश में जब बोला जाता है कि बोले तो कोई जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री बोले, इस तरह का बयान आता है, तो विदेश में जाके जो बात कही जा रही है, क्या देश के अंदर नहीं कही जा सकती थी? देखिए, इस तरह के जो सवाल हो रहे हैं, मैं ये समझ सकता हूं कि देश के लोगों की आशा प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा है, इसके दूसरे पहलू हैं, आपको पता होगा, फिर मैं वही जवाब दूंगा। संघों के किसी भी मामलों में, चूंकि संघीय ढांचा है, केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, स्वतंत्रता से संघ के ढांचे काम करते हैं। तो हर एक विषय जो स्टेट के अंतर्गत आती है, थे उस सवाल के जवाब में कि हमारा जब आप क्वेश्चन किया तो सुन लीजिए, जी बिल्कुल, हर वो विषय जो स्टेट के अंतर्गत आती है उसमें स्टेट की जिम्मेदारी है, वो चाहे दिल्ली सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो, वहां सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर वो बात बोलता है। अब हमारी देश की जनता आशा करती है कि हर विषय में प्रधानमंत्री जी कहें, और इवन बिहार के भी चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्रपति जी की बात थी उसको प्रमुखता से रखा कि हम देश में सब एक हैं, हमें एक होके काम करना है और जो मुकाम हासिल करना है एक होके होगा। लेकिन ये चीजें जो विवादास्पद खड़ी की जा रही हैं, ये विवाद इसलिए सिर्फ खड़ा किया जा रहा है इस देश के अंदर, और मोदी जी की छवि बार बार धूमिल इसलिए की जाती है, कहीं विकास के मामले में कांग्रेस जो सोच रही है ऐसा ना हो कि कांग्रेस कई वर्षों तक सत्ता से दूर रहे और ये पूरी कांग्रेसी षड्यंत्र। अगर इसको बड़े तरीके से तारतम्य से देखा जाए तो इसके पीछे प्रधानमंत्री देश में खामोश है, विदेश में बोल रहे हैं, इसमें कांग्रेस का क्या षड्यंत्र है, जरा ये समझाएं हमें आप। क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री देश में खामोश और विदेश में जाके इसी सवाल का जवाब देते हैं, हर विषय पे, मन की बात में देश के हर टॉपिक पे बात करते हैं, जो हर आदमी निकल जाता है। आप ब्रिटेन के दौरे पर प्रधानमंत्री, एक मिनट, इमरान भाई को कोई समस्या है, आपको समस्या, कांग्रेस के साथी को समस्या है, पैर घिसने के बजाय जो सरकार बेहतर कर सकती है या इनको लगता है कि इससे और सरकार बेहतर कर सकती है, कांग्रेस बताया कि सरकार को उसने 18 महीने में क्या एक ऐसे सुझाव दिए कि देश की तरक्की में काम आए, या इमरान भाई सामाजिक कार्यकर्ता बताइए, चिट्ठी लिखा इस देश के प्रधानमंत्री को या स्टेट गवर्नमेंट के सरकार को? सिर्फ चैनलों पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने से सरकार नहीं बनती, व्यवस्था नहीं बदलता। उस व्यवस्था का अंग बनने के लिए अपने आपको, अगर आपके पास ईगो है, उसको छोटा करके काम करना पड़ता है। हम सिर्फ क्या करते हैं कि पैर खींचने का काम करते हैं। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। हमको ये नहीं कहना चाहिए कि केंद्र सरकार ने नहीं किया तो ये राज्य सरकारों के अंदर था।
क्योंकि केंद्र सरकार तो हमारे संघीय ढांचे में सर्वोपरि है जी। अब जैसे दाल का मसला ले लीजिए जी। अब आपके पास कृषि मंत्रालय है जी, आपको पता है कि फसल खराब हो रही है जी, दाल की पैदावार 20% करीब कम हो रही है जी, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर दाल की सप्लाई देश के अंदर कम हो जाएगी तो त्राही त्राही होगा जी। इसके पहले की ये समस्या है आपको दाल बाहर से मंगा के मार्केट में अवेलेबल करा देना चाहिए था जी। सरकार जब बैठी हुई तो उसको कम से कम आगे की कैलकुलेशंस भी करते रहनी चाहिए जी। कि जनता को कहाँ दर्द होने वाला है, कहाँ जनता कहाँ पीड़ित होने वाली है जी। और उसके लिए जनता के लिए सोचना देखिए, चाहिए। हमारा मकसद, तो हमारी सरकार का सुनिए मकसद एक मिनट, अपने नहीं तो देश की जनता को किसी तरह से हमारे जो लोग मंत्रालय में बैठे ये हुए सोच के हैं और जो कि मंत्री उनकी हैं आत्मा उन्होंने में क्या दुख पहुंचे, उन्होंने ये क्या काम दूरदर्शिता करना नहीं दिखाई? है। हम इस तरह की जो समस्याएं आ जाती हैं देश के अंदर, मेरा ख्याल है सरकार को इन चीजों पर भी जी बहुत बिल्कुल, गंभीरता से सरकार बात की करनी जिम्मेदारी चाहिए। और जिम्मेदारी हमें से अपनी नहीं बात रणनीति करते। में बदलाव करना होगा जी। और हम करने को तैयार हैं जो ये- देश के हित में है ये काम हमें रणनीति करना है। पर्टिकुलर रणनीति कोई नहीं बनती ना सरकार की, ये तो सबको देख करके सबको ध्यान में रखते हुए पूरे देश को निगाह में रखते हुए रणनीति बनती है ना। जी दयाराम। देखिए अभी हमारे दुबे जी कह रहे थे जी कि सुझाव नहीं देते, चिट्ठी नहीं लिखते। आपको याद होगा जब पार्लियामेंट चली थी, जब ये बने थे, जो एक किसानों का मुद्दा था, लैंड जी बिल था, जी उसके अंदर कांग्रेस ने सलाह दी प्रधानमंत्री जी को कि भाई आपके सहयोग से ये लैंड बिल पास हुआ, आप इसको जू का तू रहने दो, ये किसान के हक में है। प्रधानमंत्री जी एक हट धर्मी कर करके उसको ये बुरा देखन में चला, बुरा दिखा को जो दिन देखा अपना उससे बुरा लगे। कांग्रेस के साथियों पे ये बिल्कुल सटीक बैठता था, बिल्कुल सटीक बैठता। बीच में नहीं बोले। दूसरा बात अब ये नहीं, आप छोड़ भी रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के मित्र हैं और आप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपके मुंह से राम नहीं निकल रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं, आपके मंत्रिमंडल के सदस्य, आपकी सरकार के सदस्य इस तरीके के अगर बयान देंगे तो उसको प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है, लेकिन दयाराम त्यागी जरा ये बता, जी दयाराम त्यागी, प्रधानमंत्री 2 देशों के दौरे पे हैं, अभी ब्रिटेन में है, बाद में टर्की जाएंगे, क्या ये दौरा सही नहीं है? इस पे भी आक्षेप लगाए जा रहे हैं। सर विदेश से दौरे पे जाना, वहां समझौता करके आना, विदेशी निवेश लेके आना, कोई बुराई नहीं है, हम उस चीज को बुरा नहीं कह रहे। तो फिर दिक्कत कहां है? लेकिन एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हर चीज आपको एतराज कहां? सर एतराज वहां है ना कि देश से 18 महीने की सरकार में हर जगह ये अपने ऐसे पेश करते हैं कि हिंदुस्तान ने आज जन्म लिया है और हिंदुस्तान अगर मैं हूं, जैसे इन्होंने चुनाव के टाइम में कहा कि मैं हूं तो साथ है, अगर मैं नहीं हूं, आज से पहले चाहे वो अटल जी हुए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हुए, चाहे वो राजीव जी हुए, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हुए, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहा, मैं हूं तो साथ है वरना नहीं है। इस तरीके के जो मतलब बयान है, मतलब उनसे तकलीफ है जिनसे देश की छवि खराब होती है। और जो आप बात कर रहे हैं, यही एक इनके जो बड़बोलापन है ना, ये उसी का एक कारण है कि मूडी जैसी जो संस्था है जिन्होंने ये खुल के कहा कि देश के आज ये हिंदुस्तान एक दूसरे पे अविश्वास की जो परिस्थिति पैदा हो गई है, ये जो इस तरीके के बयान है ना, ये उसी का परिणाम है कि जो दूसरे देश के दूसरे कंट्री हैं वो हमें सुझाव देते हैं, क्या बात कर रहे हैं। कभी कोई बात ऐसा करिए ना जो जिससे लगे कि आम आदमी को मजबूती मिलेगी। हिंदुस्तान की बात आप नहीं मानते, हमसे बेहतर कौन मानता है इस हिंदुस्तान को? इस हिंदुस्तान को हमसे ज्यादा हिंदुत्व को कौन जानता है, जो सबको समाहित करके जोड़ के चलने वाला हिंदुत्व। आपने 65 सालों में हिंदुत्व का पूरा अर्थ निकाला, लोगों को भ्रमित किया और आपके भ्रम की वजह से आज लोगों में नफरत है। नफरत को आप नहीं सोच रहे। ये बार-बार ऐसी बातें करते हैं, ऐसी बातें ये करेंगे और विषय पे बात नहीं करेंगे, विषय को भटका देते हैं। जब बातें हो रही है विदेशी दौरे की, उस पर ये बात नहीं करेंगे। इनकी टिक्का टिप्पणी पूरे 65 ब्रह्मांड की है। हिंदुत्व की बात ना करें, उन्होंने उस इशू को उठाया। हिंदुत्व की बात कहां करी मैंने? हिंदुत्व की बात उठाई, कहां से आ गया? अरे इन्होंने उठाई भाई, मैं तो नहीं कर रहा ना उस बात को, इन्होंने उठाई। तो ये बात कर रहा हूं, ये बात करके भूल जाते हैं कि क्या बोला अभी इन्होंने, 5 मिनट में भूल जाते हैं, 2 ही सेकंड में। वो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान के हित के लिए क्यों नहीं बात करते? अरे हमसे बेहतर हित में कौन बात करेगा? आपने जो साथ गिराई है उस पर आपको एतबार नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि देश में भी साथ गिर गए लोगों ने कांग्रेस को नकारा। जो आता है आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कांग्रेस के लोग तो बड़े विद्वान लोग हैं, लेकिन ऐसी बातें करते हैं। लेकिन देश को जोड़ने वाले बयान दो ना, देश को तोड़ने वाले बयान क्यों? अरे मैंने बोला तो बताओ, की बात क्या है? तोड़ जोड़ की बात को हटाएं, हम लोग फिर से ब्रिटेन ही चले।
देश में बहुत वक्त गुजारा, थोड़ा सा विदेशी दौरा भी रहे तो ठीक रहेगा। जी इमरान खान अब कुछ कहने के लिए बेताब हैं। देखिए, जहां तक सुझाव की बातें हैं जी, तो मैं चाहता हूं कि मैं दुबे जी ने जैसा कहा कि समाज चलिए सुझाव दे दें, इसी प्लेटफॉर्म से सुझाव दें। क्या मैं सुझाव सुझाव आपको छोटा सा एक सुझाव देता हूं, अगर आप मान लें तो बहुत अच्छी बात है जी। अभी तक नरेंद्र मोदी की तरफ से किसी भी ईद का या रमजान का कोई ऐसा पोस्टर नहीं लगा कि जिसने मुसलमानों को मुबारकबाद दी हो, पहली बात। फिर उसके बाद मैं कहता हूं, आप सुझाव ले लीजिए, आप सुझाव ले लीजिए, वो छोटा करेंगे, सुझाव ले लीजिए ना, मैं बता रहा हूं आपको। बात करते हैं जिसमें सब लोग सम्मानित हैं, क्या लीजिए, मुसलमानों सुझाव ले लीजिए, आप सुझाव नहीं लेंगे, आप सुझाव नहीं लेंगे, आप सुझाव नहीं लेंगे, आप सुझाव लेंगे ना, आप सुझाव तो ले लीजिए, आपने कभी सुझाव तो ले लीजिए। सुनिए सुनिए, चलिए इमरान खान एक सुझाव काम कर रहे हैं, सुझाव ले लीजिए। सुझाव सिर्फ इतना सा है या नहीं, सुझाव सिर्फ इतना सा है। हाँ जी, कल दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम के बेटे का रिसेप्शन है, प्रधानमंत्री मोदी जी आ नहीं सकते, वो बात ठीक है, इनविटेशन गया है मोदी जी के पास, लेकिन कम से कम जिस तरीके से आशा भोसले पर और दूसरे जो फिल्मकार हैं उनके पर आप ट्वीट देते हैं, आप ट्विटर पर ही आपने बधाई दिलवा दी। चलिए ठीक है, वो बधाई दे देंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि प्रधानमंत्री भी विदेश दौरे पे हैं, हमारा मौजू भी वही है, हम उसी टॉपिक पे बात भी कर रहे हैं, तो अब शाही इमाम के बेटे के शादी के रिसेप्शन की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, ये देश का हिस्सा है, मौजू होगा तो उसको बात करें। देश का हिस्सा है जी, देश का हिस्सा है, लेकिन देश का हिस्सा है जी। हिंदू मुस्लिम से आप एक काम करिए, देश के दौरे में जो कांग्रेस दौरे में खा लीजिए, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन के विदेश दौरे में चर्चा चाहिए थी, आज के मुद्दे पर बात चाहिए, तो उसमें कहां हम लोग पहुंच गए, जाने को तैयार नहीं, सिर्फ उसको विषय से विमुख कर रहे हैं। विदेश दौरे में ऊपर जो बात उसका रिजल्ट है। दो चीजें, आपको अपनी सोच हटाइए, वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, वो आपके भी प्रधानमंत्री है। हम इसी बात देश में प्रधानमंत्री देश का सम्मान करते हैं, तो इसी बात पर नजर होता है। और मैं आज बताऊं, समर से इमरान खान विदेशों में ये बात कही जा सकती है कि भाई गांधी जी का मुल्क है, गौतम बुद्ध का मुल्क है। अब देखिए अम्बेडकर अबुल कलाम आजाद का मुल्क नहीं है, अबुल कलाम आजाद का मुल्क नहीं है। हाँ चलिए, आप अगर विदेश जा रहे हैं प्रधानमंत्री तो उसमें आपको क्या दिक्कत है, जरा ये बताएं। विदेश जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब वो विदेश जाते हैं तो कम से कम अपने देश की व्यवस्था, अपने देश का माहौल, उसके ऊपर भी तो उनके कुछ ना कुछ वक्तव्य, उसकी स्थिति का जो क्या बात। चलिए ठीक है जी। प्रोफेसर ललन प्रसाद, तकरीबन 18 महीने आ रहे हैं, दयाराम त्यागी आपके पास भी आ रहे हैं, 18 महीने हो गए, 30वां विदेश दौरा, टर्की को छोड़ रहा हूं मैं, टर्की को जोड़ दूंगा तो 31वां हो जाएगा, 27 मुल्कों का दौरा। क्या अब इस पे थोड़ा सा ब्रेक नहीं लगना चाहिए? गाड़ी सरपट दौड़े, सड़कें अच्छी हो, सब कुछ ठीक है, तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़े, लेकिन गाड़ी में ब्रेक भी रहता है। अब बगैर ब्रेक के गाड़ी नहीं दौड़ाई जा सकती है सड़कों पे, तो क्या इन सब चीजों का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता कि दौरा बंद कर दें या कम करें, क्या करें, ये तो उनका अपना निर्णय है, सरकार का निर्णय है कि किस देश से नहीं, बंद करने की बात नहीं है, थोड़ा सा फोकस करने की बात है। किस देश से हमें क्या फायदा होना है, क्योंकि विदेश जाने का पर्पस तो यही है कि हमारे देश को कुछ मिले, उसको फायदा हो, और किस तरह से हम उसको लाभ उठा सकते हैं जी। बाकी ये बात मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री को थोड़ा सा देश की आंतरिक स्थिति पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जी, बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पटरी से उतरी हुई हैं इस समय जी। और जिसको लेकर जनता में असंतोष है। एक छोटी सी बात आएंगे इमरान खान आएंगे आपके पास अंतिम टिप्पणी के लिए। मैं ये नहीं कहता कि उनको दौरे अपने बंद करने चाहिए या कम करने चाहिए, इन दौरों से देश को बहुत लाभ हुआ है, और 18 महीने का रिकॉर्ड अब दुनिया के अंदर जो इमेज भारत की उन्होंने बनाने की कोशिश की है, वो काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है। इसलिए अगर ये दौरे चलते रहें तो इससे कोई देश को नुकसान नहीं है, इसको फ़ायदा ही है
क्योंकि जब हम दुनिया का नंबर 1 डेस्टिनेशन बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट में और लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो सकते हैं जी, तो आगे के लिए अगले वर्षों में जब ये पैसे आने लग जाएंगे और जब इंडस्ट्री सेटअप होंगी, रोजगार क्रिएट होंगे, तो देश का नक्शा बदलेगा। तो इसलिए हमें इस बात की लेकिन यहीं पे तो थोड़ा सा सस्पेंस है ना कि कब तक जो जिस चीज पर मैं चाहता हूं कि सरकार और ध्यान दे वो है देश के अंदर की स्थिति। जी बिल्कुल, देश की जनता क्या चाहती है, यही चीज जगदीश नेगी भी कह रहे हैं। देश की जनता क्या चाहती है और उस चीज को प्रायोरिटी पर रखें, यह नहीं कि उसको बैकबोन पर बैग में डालें और आप सिर्फ बाहर की बात सोचें। क्योंकि जब तक लोग संतुष्ट नहीं होंगे, उनको खाने पीने की चीजें मुहैया नहीं होगी, उनका जीवन स्तर नहीं उठेगा, उनको नहीं लगेगा कि सरकार ने कोई काम किया जी। और आज परसेप्शन ऐसा बन गया है कि लोगों के अंदर एक भावना है कि सरकार आम आदमी के प्रति उतनी सजग नहीं है जितनी उसको होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जगदीश नेगी एक छोटी सी जी आएंगे छोटी सी जी इमरान खान आएंगे आपके पास आएंगे जरूर आएंगे आपके पास। जगदीश नेगी, लालू प्रसाद ने भी यही बात कही जो आप कह रहे थे, तो अब क्या वाकई वक्त आ गया है कि अब इस पे विचार किया जाए? सरकार हालांकि विचार खुद लालू प्रसाद ने कहा कि अपने स्तर से करती है और अपने स्तर से फैसला लेती है, लेकिन चूंकि देश के नागरिक को भी यह अधिकार है कि वो भी अच्छी चीजों को समझे, बुरी चीजों को समझे, और जाहिर सी बात है देश के नागरिक के जरिए ही सरकार बनती है। तो अब थोड़ा सा ब्रेक लगना चाहिए। मेरा सीधा सा कहना यही है जी कि आप ठीक है, आप निवेश ला रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दीजिए। एक मैसेज जाएगा और इंडस्ट्री अपना आप आएंगे और देश वाले अपना आप बुलाएंगे, वहां जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडस्ट्री वाले खुद ही आपसे आमंत्रित करें, भाई हमें भी बुलाओ, हम भी चाहते हैं आपके इंडस्ट्री, लेकिन उनको हमें जब मैं खेत तैयार करूंगा तभी तो बीज बोऊंगा। मैं बीज लेने जा रहा हूँ, खेत मेरा तैयारी नहीं है, वो बीज क्या काम आ जाएगा? वापस चला जाएगा, सड़ जाएगा, वापस हो जाएगा। चलिए बड़ी उसका नेगेटिव पॉइंट जाएगा वहां पर, वो नहीं है वहां पर। सवाल ये है, अगर मुझे आक्रोश कई बातें कि हम एक बात मैं हर बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक जन के हैं। अगर वो बिहार में 30 रैलियां कर सकते हैं, तो जब इतना बड़ा वो आया, आंधी तूफान आया, लोगों की फसलें खराब हो गई, अगर 5 दौरे भी कर देते थे हिंदुस्तान को एक जवाब मिलता। आप वहां चुप हो जाते हैं। हमारे भाई ने कहा कि अखिलेश की सरकार है, मैं मानता हूं कि दादरी में अखिलेश, मैं पहले भी आपके चैनल पर कहा है सरकार की है, वहां कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री को तब भी लताड़ लगानी चाहिए थी इन सरकारों को कि ये टॉलरेंस जिम्मेदारी बनती है, ये गलत बात है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी से नहीं। अगर उन्होंने यहाँ कहा होता तो ब्रिटेन में सवाल ना उठता उनके खिलाफ, वहां सवाल इसलिए उठा के यहाँ नहीं बोल पाए। जी बिल्कुल, सिर्फ राष्ट्रपति ने जो कहा मैं उससे आप उनका ध्यान दिया, मेरी बात मत सुनिए। चलिए, चूंकि वक्त बहुत कम है, दयाराम त्यागी जल्दी से, आपके पास टाइम है बहुत छोटे से, उसमें हाँ जल्दी से। देखिए, जिस चीज के ऊपर हमारे देश की नींव रखी हुई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, और मैं नेगी जी का और ललन जी की बात सुर मिलाते हुए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि एक ऐसा माहौल पैदा करें जो एक अविश्वास का एक माहौल इस हिंदुस्तान के अंदर इन 18 महीनों में बना है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर कोई भी अगर गलत करता है तो उनको डांटने का अधिकार है, उस पर बंदिश लगानी चाहिए। और ये जो बाहर जा रहे हैं, ये जो टूर लगा रहे हैं, ये कामयाब जब ये होगा। जी बिल्कुल। संदीप दुबे क्या कहेंगे, अविश्वास का माहौल बना है वाकई? संक्षेप में देखिए, इस विषय पे मैं टिक्का टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता कि अगर कुछ लगता है जनता को कि कहीं गलत हुआ है, उसको सुधारा जाएगा और बेहतर करने की कोशिश होगी। हमारी सरकार प्रयत्न कर रही है और हम सफल भी होंगे। रही बात कांग्रेस के सवाल की जवाब और किसी की विवाद की जवाब, हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते, हमें बेहतर भारत बनाना है, हम दृढ़ संकल्पित हैं और हम उसके लिए काम कर रहे हैं, मिलजुल करके काम करने की आवश्यकता है। इमरान खान, संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रहे थे, वक्त कम है। पाकिस्तान की जो हालत है, अगर वो बुराई करेंगे पाकिस्तान की बुराई नहीं, मैं उनको बोलने नहीं दूंगा। आप बात सुनिए, अगर वो पाकिस्तान चलिए जल्दी से पाकिस्तान की जो हालत है विदेशों के अंदर, जो वो इसी वजह से इस पे बात करें, एक मुद्दे पे चर्चा करें। अगर मुद्दों से बात बोलने नहीं दूंगा। चलिए इमरान खान, बातें नहीं होंगी, आप सीधे बात करिए। चलिए इमरान खान, एकदम 30 सेकंड में गलत नहीं है, आप गलत ले रहे हो। मैं जी इंडिकेशन वाइंड अप करने का। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के जो पूरी दुनिया, पाकिस्तान की जो दुनिया के अंदर छवि खराब है वो वायलेंस की वजह से है, ना कि वहां की महंगाई की वजह से। चलिए पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान की कोई ऐसी छवि ना बने, बस इतना चलिए इतना चाहते। चलिए ठीक है जी ठीक है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है और इसलिए आप लोग से क्षमा चाहेंगे। प्रोफेसर जी चलो हो गया। प्रोफेसर लालू प्रसाद से भी हमने टिप्पणी ले ली और जगदीश नेगी से भी ले ली और आप लोगों से भी ले ली मैंने। जी बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश
दौरे पर ब्रिटेन में है, ब्रिटेन के बाद टर्की जाएंगे। सवाल जवाब होते रहते हैं। देखने वाली बात यह होती है कि क्या कुछ निकल करके भारत के लिए आता है और भारत को क्या फायदा मिलता है। हालांकि प्रोफेसर ललन प्रसाद ने यह कहा कि कहीं ना कहीं देश के अंदर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, बुनियाद को मजबूत करने की आवश्यकता है। जगदीश नेगी ने भी यही बात कही। आप तमाम मेहमानों का, दयाराम त्यागी आपका, प्रोफेसर ललन प्रसाद आपका, जगदीश नेगी आपका, संदीप दुबे, इमरान खान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज लाइन में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार।